अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की इस एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर आपको वेलकम करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मेरे चैनल के ऊपर पिछले कई अरसे से एक सीरीज शुरू हुई हुई है जिसमें मैं आपको डिफरेंट बजट के अंदर आने वाली बेहतरीन गाड़ियां बताता हूं और फिर आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली जो गाड़ी सबसे बेस्ट आपके लिए बैठती है वो गाड़ी आपको सजेस्ट करता हूँ। तो यस, आज की ये वीडियो उसी सीरीज़ का एक और पार्ट है और आज की वीडियो में हम जो गाड़ियाँ डिस्कस करेंगे वो 5 से 6 मिलियन के बजट के अंदर आने वाली होंगी। 50 से 60 लाख रुपए वाले बजट के अंदर आने वाली 10 गाड़ियां आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मेरी जो इसी सीरीज की पिछली कई वीडियोस थी उसमें मैंने आपको 5 लाख रुपए वाली गाड़ियों का बताया है, 10 लाख रुपए वाली गाड़ियों का बताया, 15 लाख से लेकर 20 लाख 30 लाख रुपए तक की गाड़ियों का मैंने बताया हुआ है। 50 से 60 लाख रुपए का बजट जो है ये एक हॉटेस्ट किस्म का बजट है और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऑलरेडी एक गाड़ी यूज़ कर रहे हैं जिसकी वैल्यू 3 से 4 मिलियन वाली है और वो अपग्रेड करना चाहते हैं 5 से 6 मिलियन वाली गाड़ी में। और उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जिनके बारे में वो सोच रहे हैं। तो आज की वीडियो में जो 10 गाड़ियां हम डिस्कस करेंगे ये इसी 5 से 6 मिलियन वाले बजट के अंदर होंगी और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी काफ़ी सारी हेल्प होगी और आप एक डिसीजन ले पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि भाई इस बजट में आपके लिए कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा सूटेबल है। तो बेसिकली इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा गाड़ियों को कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो 3 हम सेडान्स को डिस्कस करेंगे, 3 आपके लिए मैं क्रॉसओवर एसयूवीज इस वीडियो में लाऊंगा और साथ ही साथ 3 हैचबैक गाड़ियां डिस्कस करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो 9 गाड़ियां हो गई हैं। तो लास्ट में मैं आपको पाकिस्तान की एक ऐसी अंडररेटेड सेडान मजीद बताऊंगा जिसको देखने के बाद आपका होपफुली कि आपका माइंड उस तरफ ज़रूर कन्वर्ट होगा। तो एग्जैक्टली हम 10 गाड़ियों को डिस्कस करेंगे। तो चलें आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप कार लवर हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर आपको गाड़ियों से रिलेटेड इसी किस्म का इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने को मिलता रहता है। और अगर आपके फ्रेंड्स में, आपकी फैमिली में कोई भी इस बजट के अंदर एक अच्छी गाड़ी खरीदने का सोच रहा है तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर कर लीजिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर लें। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, आज की वीडियो की जो सबसे पहली गाड़ी है ये एक जापानीज प्रोडक्ट है और बेहद रिलायबल किस्म का प्रोडक्ट है और जो लोग इस गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं वो इस गाड़ी से बेहद सेटिस्फाइड हैं। गाड़ी है टोयोटा करोला एक्सियो हाइब्रिड। इसमें आपको 2 वेरिएंट्स मिलते हैं, एक कार शेप के अंदर आती है जबकि दूसरी स्टेशन वैगन या वो जो स्ट्रेट कार होती है उसकी शेप में आती है। मॉडल की अगर बात करें तो 2016 और 2017 का मॉडल आपको इस प्राइस बजट के अंदर मिल सकता है। डिपेंड करता है गाड़ी की कंडीशन कैसी है, कितनी चली हुई है, ओवरऑल उसकी इंटीरियर एक्सटीरियर की कंडीशन कैसी है। तो 5 मिलियन से 6 मिलियन के दरमियान में ये गाड़ी फॉल करती है और एक बेहतरीन किस्म की फैमिली यूज़ की गाड़ी हो सकती है। खूबियों की बात करते चलें तो सबसे अच्छी बात तो इस गाड़ी की ये है कि ये गाड़ी तो मिड साइज सेडान है, मतलब कॉम्पैक्ट साइज की सेडान है, लेकिन बाकी तमाम कंपेटिटर्स में ये गाड़ी सबसे बेस्ट फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखती है क्योंकि ये गाड़ी हाइब्रिड इंजन के साथ होती है। तो आप अगर इस गाड़ी को रेगुलरली शहर के अंदर चलाते हैं तो ये गाड़ी बिल्कुल ऐसे एक्ट करती है कि जैसे आप कोई 660 सीसी इंजन वाली गाड़ी चला रहे हैं। लेकिन कंफर्ट, स्पेस और सिटिंग कैपेसिटी, फिर डिग्गी की स्पेस, वो सारी आपको बड़ी गाड़ियों वाली मिलती है। तो आपको गाड़ी भी छोटी नहीं चलानी पड़ेगी, बड़ी गाड़ी आप रोड पर लेकर चल रहे होंगे और साथ ही साथ शहर के अंदर आपको फ्यूल एवरेज भी ये गाड़ी आराम से 18 से 19 की बिल्कुल इजीली देने की सलाहियत रखती है। फिर लॉन्ग पर जब आप चलेंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल सेडान की तरह से एक्ट करती है, लेकिन ज़्यादातर सेडान्स लॉन्ग के ऊपर आपको अच्छी एवरेज ही देती हैं। शहर के अंदर आकर उनकी मेन एवरेज इफेक्ट होती है, तो वहाँ पर इस गाड़ी के केस में आपको वो चीज़ भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं देगी। फिर दूसरी अच्छी चीज़ की बात करें तो क्योंकि ये जैपनीज प्रोडक्ट है तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, इसकी सस्पेंशन की क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग होगी। और दूसरी बात ये कि जैपनीज गाड़ियों की जो सीट्स होती हैं, भाई मैं खुद पर्सनली जैपनीज गाड़ियों की सीट्स का फ़ैन हूँ। मतलब जिस तरीके से उस गाड़ी का वो फैब्रिक होता है, सोफ़े जो डिज़ाइन किए हुए होते हैं, उनका जो पैटर्न होता है और जितने ज़्यादा वो कंफर्टेबल होते हैं, मतलब भाई वो चीज़ माननी पड़ेगी। और फिर तीसरी अच्छी बात ये है कि क्योंकि ये जैपनीज़ प्रोडक्ट है तो इसमें आपको जैपनीज़ फीचर जैसे कि ऑटो ब्रेकिंग, एडॉप्टिव क्रूज़, फिर हीटेड सीट्स, एबीएस तो ज़ाहिर इनमें आपको मिलता ही है, ऑटो ब्रेकिंग, ऑटो हेडलाइट्स, लेवलिंग वाली हेडलाइट्स, मतलब इस तरह के मॉडर्न हाईटेक फीचर्स भी आपको इन गाड़ियों में मिलने की उम्मीद हो सकती है। इसके साथ साथ पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का बिल्कुल भी कोई मसला नहीं होगा। यूज्ड कार पार्ट्स की जो मार्केट है उसमें आपको इसके पार्ट्स ईजिली इंस्टेंटली मिल सकते हैं और बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव साइड पर भी नहीं होते। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। फिर जैपनीज़ प्रोडक्ट है तो रिलायबिलिटी के मामले में भी, और ऊपर से है भी टोयोटा का प्रोडक्ट, तो रिलायबिलिटी के मामले में भी इसको 10 में से 9 नंबर आराम से मिल सकते हैं। तो आपको ये गाड़ी लंबे अरसे तक, 4-5 साल तक बिल्कुल भी कोई बड़ा प्रॉब्लम दिए बगैर
अच्छे तरीके से चल सकती है। बुरी चीज़ों की बात करते चलें तो यस, क्योंकि ये जैपनीज प्रोडक्ट है तो सबसे मेन बुरी चीज़ इस गाड़ी की ये है कि ये लो ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है, और अगर आप इसमें 5 बंदे डिग्गी भी फुल लोड करके इस गाड़ी को चला रहे हैं तो फिर मुमकिन है कि ये गाड़ी बम्प्स पर, नीचे रोड पर टकरा सकती है। और अगर आपके स्ट्रीट में, आपके एरिया में कहीं पर ऐसा सरफेस आता है जहाँ पर रोड इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है, बम्प्स आते हैं या कच्चा पक्का रोड है, तो फिर उस केस में आपको इस गाड़ी में स्पेसर्स रखवाने पड़ सकते हैं, वरना ये गाड़ी नीचे से टकरा सकती है। दूसरी बुरी बात इस गाड़ी की ये होगी कि क्योंकि ये जैपनीज प्रोडक्ट होता है तो किसने कैसे इस गाड़ी को इंपोर्ट किया, किस कंडीशन में ये इंपोर्ट हुई, वो हिस्ट्री आपके पास मौजूद नहीं होगी। क्योंकि जैपनीज गाड़ियों में अक्सर ये होता है कि अगर गाड़ी एक्सीडेंटल भी है तो ये पूरी पूरी हाफ कट गाड़ियाँ मिल जाती हैं, तो लोग क्या करते हैं कि एक्सीडेंटल गाड़ी में यूज्ड कार मार्केट से जाएंगे और सेम उसी के साथ की एक और आधी गाड़ी खरीदेंगे और उसको उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो इन गाड़ियों में एक्सीडेंटल गाड़ियाँ ढूंढना थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी होता है पाकिस्तानी वेरिएंट्स की निस्बत। तो यस, ये एक प्रॉब्लम भी इस गाड़ी में हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि किस बंदे को ये गाड़ी खरीदनी चाहिए। अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसकी गाड़ी डेली 50 से 60 किलोमीटर चलती है और उसमें से ज़्यादातर सफ़र आपका शहर के अंदर होता है, फिर साथ ही साथ आपको लॉन्ग पर भी अपनी गाड़ी लेकर जानी होती है और ज़्यादातर लॉन्ग के ऊपर आपका पूरी फैमिली के साथ सफ़र होता है जिसमें आप लगेज वगैरह भी कैरी करते हैं, और आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि बेहद कंफर्टेबल हो, गुड लुकिंग हो और साथ ही साथ बेहद रिलायबल किस्म की हो, तो ये गाड़ी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। और साथ ही साथ आपको फ्यूल एवरेज का प्रॉब्लम है कि आप शहर के अंदर अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा चलती है तो आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो शहर में आपको बेहतरीन फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करे, लेकिन आपके लिए लुक्स इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती, और साथ ही साथ आपको चाहिए भी एक सेडान है, तो ये टोयोटा करोला एक्सियो आप अपनी इस लिस्ट में कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा जनाब, आज की इस लिस्ट की जो दूसरी गाड़ी है ये बेसिकली टोयोटा का ही प्रोडक्ट है, लेकिन ये मेड इन पाकिस्तान वाला प्रोडक्ट है और इसमें दो डिफरेंट वेरिएंट्स आपको मिलते हैं। गाड़ी है टोयोटा करोला 2017 और 18 मॉडल वाली। अगर आप गाड़ी लेंगे तो आपको ग्रैंडी मिलेगी, टॉप ऑफ द लाइन। और इसी बजट में अगर आप मॉडल थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, जैसा कि 21 या 22 का मॉडल लेते हैं, तो फिर आपको अल्टिस 1.6 मिलेगी। अब इन दोनों गाड़ियों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। अल्टिस एक स्टेप नीचे है ग्रैंडी से। ग्रैंडी जो है वो टॉप ऑफ द लाइन वाली चीज़ है, पाकिस्तानी जो टोयोटा सेडान्स में ऑफर कर रहा है उसमें ग्रैंडी टॉप ऑफ द लाइन वाली चीज़ है और आपको बेहद ज़्यादा फीचर्स ऑफर करती है। और फिर साथ ही साथ ग्रैंडी में इंजन भी 1800 सीसी आता है, इंटेलिजेंट सीवीटी ट्रांसमिशन आती है, और इसके साथ साथ गाड़ी में आपको सनरूफ मिल जाता है, अलॉय रिम्स मिल जाते हैं, एबीएस वगैरह तो आपको मिलता ही है, लेदर सीट्स मिल जाती हैं, रियर सीट्स फोल्डेबल होती हैं, तो पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं, स्पोर्ट मोड मिल जाता है। तो ग्रैंडी के अंदर आपको तकरीबन वो सारे शशके मिलते हैं जो कोई भी बंदा एक्सपेक्ट कर सकता है। और दूसरी बात ये कि ग्रैंडी की जो फ्रंट विंड स्क्रीन होती है वो भी एक्यूस्टिक पैनल वाली होती है, जिसमें गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा शोर आपको सुनाई नहीं देता। अक्सर आपने देखा होगा कि मॉडर्न सिविक वाले लोग, आपके भी एरियाज़ में ये शिकायत आपने सुनी होगी कि सिविक की जब हाई स्पीड पर, ये जो 11th जनरेशन है सिविक की, इसको हाई स्पीड पर जब लोग चलाते हैं तो विंड स्क्रीन पर हवा की आवाज़ अंदर आ रही होती है। तो वो इस वजह से ही होती है कि विंड स्क्रीन उसकी सिंपल वाली है, जबकि ग्रैंडी के केस में आपको वो एक्यूस्टिक पैनल वाली विंड स्क्रीन मिलती है जिसमें आपको गाड़ी के अंदर हाई स्पीड पर शोर बहुत कम देखने को मिलता है। तो यस, ये तो तारीफें हो गई ग्रैंडी की। फिर दूसरी तरफ अगर हम अल्टिस की बात कर लें तो अल्टिस में आपको 1600 सीसी का इंजन मिलता है, सनरूफ मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, उसमें सनरूफ बगैर सनरूफ दोनों वेरिएंट्स आते हैं। सीट्स उसमें आपको फैब्रिक वाली मिलेंगी, लेदर वाली नहीं मिलेंगी, और साथ ही उसमें आपको क्लाइमेट कंट्रोल भी सिंपल मिलेगा, जबकि जो ग्रैंडी है उसमें आपको डिजिटल वाला मिलता है। फिर अल्टिस की जो पिछला बेंच है वो भी फोल्ड नहीं होता, मतलब इस तरह के पैडल शिफ्टर्स नहीं आते, तो अल्टिस में आपको काफ़ी सारी चीज़ें कम देखने को मिलेगी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अल्टिस ऑफर ये करेगी कि आपको मॉडल 2-3 साल का नया मिल जाएगा, 21 से 22 मॉडल इसी प्राइस बजट के अंदर मिलेगा, और गाड़ी की फ्यूल एवरेज ग्रैंडी की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर होगी। अच्छा, अब अगर हम अच्छी चीज़ें तो मैंने आपको दोनों गाड़ियों की बता दी, बुरी चीज़ों की बात करते चलें तो सबसे पहली बुरी चीज़ इस गाड़ी की ये है कि जो ग्रैंडी है उसकी फ्यूल एवरेज आपको शहर में उतनी अच्छी नहीं मिलेगी जितनी कि इससे पिछली गाड़ी यानी कि एक्सियो की आपको मिलती थी। तो शहर के अंदर ये गाड़ी आपको 9 से 10 की एवरेज देने की सलाहियत रखती है। अगर आप एसी के साथ चलाते हैं, बहुत ज़्यादा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, रश आवर्स में चलाते हैं, तो फिर मुमकिन है ये गाड़ी 8.5 से 9 की ही
एवरेज आपको देगी। लॉन्ग पर ये गाड़ी आपको 11 से 12 की एवरेज देने की सलाहियत रखती है। डिपेंड करता है आप कितने बंदे गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, किस स्पीड के ऊपर सफ़र कर रहे हैं, और जहाँ सफ़र कर रहे हैं वहाँ फ्लैट प्लेन एरिया है, चढ़ाई है, उतराई है, वो सारी ये चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन एक नॉर्मल सा रफ सा आइडिया आप लगाएं तो 11 से 12 की एवरेज ये गाड़ी आपको लॉन्ग पर देने की सलाहियत रखती है। जबकि जो दूसरा प्रोडक्ट हमने पहले जिक्र किया था वो शहर में आपको आराम से 18 से 19 की एवरेज देने की सलाहियत रखती है। तो फ्यूल एवरेज में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर आप ग्रैंडी लेते हैं तो इसमें आपको एक तो मॉडल ज़्यादा नया मिल जाएगा, पाकिस्तान असेंबल्ड गाड़ी है, पार्ट्स का कोई भी मसला नहीं होगा। फिर गाड़ी की पूरी हिस्ट्री आप देख सकते हैं आराम से कि कब ली थी, किस बंदे ने ली थी, किस कंडीशन में इसने चलाई है, तो वो सारी हिस्ट्री उसकी आप आराम से ट्रैक कर सकते हैं। फिर दूसरी बुरी चीज़ इस गाड़ी की ये है कि ये इस वक्त पूरी दुनिया में जो जनरेशन चल रही है उससे पीछे वाली है। तो पाकिस्तान के अंदर आपको पुरानी जनरेशन के साथ गुजारा करना पड़ेगा। तो यस, ये इसकी अच्छी और बुरी चीज़ें हैं। और इसी तरह अगर मैं अल्टस 1.6 की बुरी चीज़ों की बात करूं तो अब मैं अल्टस को ग्रैंडी के कंपैरिजन में रख के उसकी थोड़ी सी बुरी चीज़ें आपको बताऊंगा, क्योंकि जाहिर है हम इसी बजट में ये दो गाड़ियां एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो अल्टस की बुरी चीज़ें ये हैं कि नंबर 1 उसमें आपको पैडल शिफ्टर्स नहीं मिलते, नंबर 2 उसमें आपको इंजन 1.6 मिलता है, नंबर 3 उसमें आपको फैब्रिक सीट्स मिलती हैं, नंबर 4 उसमें आपको क्लाइमेट कंट्रोल बिल्कुल सादा बेसिक वाला मिलता है, नंबर 5 उसको जब आप रिवर्स करेंगे तो उसके शीशे वो मूव नहीं होंगे नीचे, और साथ ही उसमें शीशे रिट्रैक्टेबल भी नहीं आते। तो ये है अल्टस की कुछ अच्छी चीज़ें और कुछ बुरी चीज़ें, और ग्रैंडी की भी। अब अगर हम बात करें किस बंदे को ये गाड़ी खरीदनी चाहिए, तो अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि बेहद रिलायबल हो। अच्छा, अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले एक इन दोनों गाड़ियों की अच्छी चीज़ और भी मैं आपको बताता चलूँ कि दोनों ही गाड़ियाँ बेहतरीन किस्म की रीसेल वैल्यू के साथ आती हैं। तो अगर आप इन गाड़ियों को बेचने के लिए मार्केट में निकलते हैं तो विद इन नो टाइम ये गाड़ियाँ अच्छी प्राइस पर सेल भी हो सकती हैं। तो ये एक फैक्टर भी आप याद रखिएगा। अच्छा, अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसको एक रिलायबल किस्म की गाड़ी चाहिए 5 से 6 मिलियन के बजट के अंदर, लेकिन उसके लिए फ्यूल एवरेज का कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन गाड़ी आपको एक ऐसी चाहिए जो कि पावरफुल हो और बॉडी साइज के लिहाज से उसमें इंजन भी ऐसा दिया गया हो जो कि उसकी पावर टू वेट रेशो के साथ परफेक्ट बैठता हो, तो ग्रैंडी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। फ्यूल एवरेज का आपको कोई इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं है। लॉन्ग पर भी आपने गाड़ी चलानी होती है, शहर में भी आपने गाड़ी चलानी होती है, लेकिन गाड़ी आपको कंफर्टेबल किस्म की चाहिए, रिलायबल किस्म की चाहिए, और साथ ही साथ आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम ना होता हो। तो अल्टिस या ग्रैंडी ये दोनों ही गाड़ियाँ आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकती हैं। अच्छा जी, आज की वीडियो में जो नेक्स्ट गाड़ी मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये बेसिकली होंडा का प्रोडक्ट है, और जो अभी इससे पहले हमने गाड़ियाँ डिस्कस की हैं अल्टस और ग्रैंडी, उनका डायरेक्ट कंपेटिटर है, और गाड़ी है होंडा सिविक एक्स की बात मैं कर रहा हूँ। और अगर हम मॉडल की बात करें तो इस प्राइस बजट के अंदर आपको 2017 भी मिल सकता है, 2018 भी मिल सकता है, और अगर अच्छी किस्मत हो तो 2019 का मॉडल भी मिल सकता है, और 2020 का भी मिल सकता है, लेकिन वो फिर आपको तकरीबन 60 लाख रुपए के आसपास 61-62 इस तरह से मिलेगा। लेकिन 6 मिलियन से कम के बजट में 17, 18, 19 ये तीन मॉडल आपको आराम से मिल सकते हैं। और अच्छी चीज़ों की बात करते चलें तो होंडा सिविक की सबसे पहली अच्छी चीज़ ये है कि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग व्हीकल है। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि इस गाड़ी को ख़रीदते ही मॉडिफाई भी करते हैं, और लोग इस गाड़ी को सिर्फ इसीलिए ख़रीदते हैं क्योंकि उन्होंने मॉडिफाई करना होता है गाड़ी को, और गाड़ी लुक वाइज बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और अगर आप इसको बिल्कुल स्टॉक हालत में भी चलाते हैं तो तब भी इस गाड़ी की लुक्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ना सिर्फ एक्सटीरियर की बल्कि इस गाड़ी का इंटीरियर भी मेरे ख्याल से अगर ग्रैंडी वगैरह के साथ कंपेयर करें तो मैं पर्सनली सिविक की तरफ जाऊंगा, क्योंकि सिविक का इंटीरियर बेहद ज़्यादा खूबसूरत है। फिर दूसरी अच्छी बात इस गाड़ी की यह है कि इस गाड़ी के अंदर आपको मल्टी लिंक सस्पेंशन मिलती है, जिसकी वजह से गाड़ी हाई स्पीड के ऊपर बेहद स्टेबल तरीके से चलती है। और अगर आप इसको ग्रैंडी या अल्टस के साथ कंपेयर करें तो इस गाड़ी की जो एरोडायनामिक्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, और उन पर काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है, जिसकी वजह से हाई स्पीड पर यह गाड़ी अच्छी खासी डाउन फोर्स क्रिएट करती है। और सस्पेंशन भी क्योंकि इसमें आपको मल्टी लिंक वाली मिलती है, और साथ ही साथ इस गाड़ी के जो स्टीयरिंग व्हील है वो इलेक्ट्रिक तो है, लेकिन इसमें वेरिएबल स्टीयरिंग व्हील दिया जाता है जो कि हाई स्पीड पर थोड़ा सा वेटी हो जाता है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें मिलाकर जब गाड़ी को आप हाई स्पीड पर चलाते हैं तो ये आपको एक अनमैचेबल किस्म का ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफर करती है। और इसके साथ साथ यस, अगर ग्रैंडी के साथ इसको कंपेयर करें तो इसकी सस्पेंशन थोड़ी सी हार्ड है, ग्रैंडी की थोड़ी सी सॉफ्ट सस्पेंशन आपको मिलती है। फिर बाकी अगर अच्छी चीज़ों की बात करते चलें तो गाड़ी के पार्ट्स इजीली अवेलेबल हैं,
रिलायबल किस्म की गाड़ी है। बुरी चीज़ों की बात करें तो इस गाड़ी के पार्ट्स एक्सपेंसिव हो सकते हैं। यस, अगर आप इसके पार्ट्स खरीदें ग्रैंडी के साथ, हम अगर इसको कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से सिविक के पार्ट्स आपको थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलेंगे और इसका काम भी थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा जो रेगुलर मेंटेनेंस वगैरह होती है। फिर उसके साथ साथ इसके एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये उतनी अच्छी फ्यूल एवरेज आपको नहीं देगी, खासतौर पर शहर के अंदर अगर आप इस गाड़ी को चला रहे हैं तो आप इससे वही 9 से 10 की एवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर भी आपको 1800 सीसी का ही इंजन मिलता है। लेकिन अगर आप सिविक में ही सिविक एक्स टर्बो लेते हैं जो कि 1500 सीसी टर्बोचार्ज्ड इंजन के साथ आती है, जो कि इसी बजट के अंदर आपको मिल सकती है और मॉडल 2016-17 का मिल सकता है, 18 भी मिल सकता है, लेकिन वो फिर थोड़ा सा 60 से ऊपर चली जाएगी। तो अगर आप टर्बो वाली गाड़ी लेते हैं तो फिर उसमें ये फ्यूल एवरेज वाला कंसर्न नहीं होगा, क्योंकि टर्बो वाली गाड़ी बेहतर फ्यूल एवरेज देती है आपको एज़ कम्पेयर टू 1.8 रेगुलर वाली गाड़ी से। और टर्बो वाली गाड़ी सिविक 1800 सीसी वाली से बहुत तेज़ भी है। तो अगर आप ग्रैंडी के साथ इस सिविक को कंपेयर करें 1800 वाली को, तो उससे ग्रैंडी ज़्यादा तेज़ है। लेकिन अगर आप टर्बो को 1800 ग्रैंडी के साथ कंपेयर करें तो फिर टर्बो ग्रैंडी से ज़्यादा तेज़ है। तो यस, ये इनकी अच्छी और बुरी चीज़ें हैं। बंदे को सिविक खरीदनी चाहिए अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जो यंगस्टर हैं, आप मॉडर्न व्हीकल्स पसंद करते हैं, आउटडेटेड गाड़ियां आपको पसंद नहीं हैं, फिर साथ ही साथ आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जिसके अंदर इंटीरियर बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, गाड़ी की ड्राइव, गाड़ी की हैंडलिंग अमेजिंग किस्म की हो, लेकिन आपको फ्यूल एवरेज का कोई भी इतना बड़ा कंसर्न ना हो, और साथ ही आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जिसकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी हो, तो होंडा सिविक आपके लिए एक बेहतरीन इंतखाब हो सकता है। एक और चीज़ भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो टर्बो वाली सिविक अगर आप इसमें लेते हैं इसी प्राइस बजट में, तो ओरियल से जो सिंपल 1800 सीसी वाली सिविक आती है उससे टर्बो में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिलते हैं। उनमें से सबसे पहला तो ये है कि यस, इसका इंजन ही कम्प्लीटली डिफरेंट है। 1.5 टर्बो इंजन इसमें आपको मिलता है जो कि उससे ज़्यादा पावर और ज़्यादा टॉर्क बनाता है। फिर दूसरी बात यह कि इस गाड़ी के अंदर आपको पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं। इस गाड़ी के रिम्स का साइज़ दूसरी वाली से बड़ा होता है। इसमें आपको ड्यूल एग्जॉस्ट मिल जाते हैं। इसके इंटीरियर में आपको एक एक्स्ट्रा रियर पैसेंजर्स के लिए स्क्रीन मिल जाती है, पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि ये गाड़ी आपको ज़्यादा ऑफर करती है एज़ कम्पेयर टू सिंपल वाली सिविक। सो जनाब, सेडान्स की हमारी कैटेगरी खत्म हो गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जो कि है क्रॉस ओवर एसयूवीज़ की कैटेगरी। और इस कैटेगरी में सबसे पहले नंबर पर मैंने एक जापानीज़ गाड़ी को रखा है जो कि 1000 सीसी टर्बो इंजन के साथ आती है और गाड़ी है टोयोटा रेज। अब इसमें दो गाड़ियां आती हैं, दो, एक टोयोटा रेज है और दूसरी आपको डायहाट्सो रॉकी मिलेगी। ये दोनों सेम ही गाड़ियां होती हैं, लेकिन बैजेस चेंज होते हैं और नाम चेंज होता है। जैसे टोयोटा की एक पासो आती है और डायहाट्सो की बून आती है, सेम गाड़ियां होती हैं, एम्बलम्स चेंज होते हैं। इसी तरह इस गाड़ी की भी सेम मॉडल सेम गाड़ियां होंगी, जस्ट ब्रांडिंग है वो डिफरेंट होगी। अच्छा, अच्छी चीज़ों की बात करते चलें तो ये गाड़ी आपको एक प्रॉपर एसयूवी वाली हाई राइडिंग पोस्चर वाली ड्राइव ऑफर करती है। और इसके साथ साथ गाड़ी है भी कॉम्पैक्ट साइज़ की, तो वो एसयूवीज़ जैसे आप सिटी ड्राइविंग में लेकर जाते हैं मिड साइज़ वाली एसयूवीज़, तो आप काफ़ी तंग हो जाते हैं, रशी ट्रैफिक में आप कम तंग हो जाते हैं। इसमें वो प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ये कॉम्पैक्ट साइज़ की है गाड़ी और तकरीबन बी सेगमेंट में फॉल करती है। तो अगर आप इस गाड़ी को रशी ड्राइव में, रशी एरियाज़ में लेकर जाते हैं या हाईवे पर लेकर जाते हैं, आपको दोनों तरह से ये गाड़ी कंफर्टेबल किस्म का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी। और फिर दूसरी बात ये कि अगर आपकी सिटी के अंदर ड्राइव ज़्यादा होती है तो ये गाड़ी आपको फ्यूल एवरेज भी बहुत अच्छी ऑफर करेगी। तो ये गाड़ी आपको नॉर्मल शहर के अंदर 11 से 12 की एवरेज देने की सलाहियत रखती है, 13-14 भी कर सकती है, जबकि लॉन्ग पर ये गाड़ी आपको 16 से 17 की एवरेज देने की सलाहियत रखती है, क्योंकि इसका इंजन जो है वो होता है 1000 सीसी टर्बोचार्ज्ड इंजन, जो कि इस गाड़ी के लिए तकरीबन काइंड ऑफ इनफ इंजन समझा जाता है। फिर एक और अच्छी चीज़ इस गाड़ी की ये है कि गाड़ी एसयूवी होने के साथ साथ, क्योंकि जापानीज़ प्रोडक्ट है, तो तमाम तर मॉडर्न हाईटेक फीचर्स आपको ऑफर करेगी, जैसा कि ऑटो ब्रेकिंग, एडॉप्टिव क्रूज, लेन कीप असिस्ट, एबीएस, हीटेड सीट्स, मतलब इस तरह के वो सारे फीचर्स आपको इन गाड़ियों में मिल सकते हैं। पार्किंग सेंसर्स वगैरह जो कि किसी भी दूसरी जापानीज़ गाड़ी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो सब इस गाड़ी के अंदर आपको मिलेंगे। फिर तीसरी अच्छी बात इस गाड़ी की ये है कि क्योंकि ये एसयूवी है, थोड़ी सी हाइटेड है, तो इसमें आपको वो ग्राउंड क्लियरेंस वाला मसला भी नहीं होगा, जैसा कि नॉर्मली जापानी गाड़ियों के अंदर होता है कि अगर आप 5 बंदों के साथ सफ़र करेंगे तो गाड़ी नीचे से टकराएगी। इस गाड़ी में आपको वो प्रॉब्लम भी देखने को नहीं मिलेगा। और एक अच्छी चीज़ ये भी है कि इस गाड़ी के पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। यूज्ड कार मार्केट से आपको इसके पार्ट्स आराम से मिल सकते हैं, जो कि हर शहर में डिफरेंट होती हैं, जैसे कि रावलपिंडी में चार सुल्तान है, लाहौर में बिलालगंज वगैरह है, तो वहाँ से आपको इसके पार्ट्स बड़े ही ईजीली मिल सकते हैं और इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होंगे। बुरी चीज़ों की बात करें तो सबसे पहला बुरा पॉइंट इस गाड़ी का ये हो सकता है कि अगर आप इसको 5 बंदों के साथ हाईवे पर चला रहे हैं तो थोड़ी सी आपको गाड़ी अंडर पावर लग सकती है, क्योंकि यस, गाड़ी के अंदर इंजन उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है जो कि मतलब बड़ी गाड़ियों में आपको मिलता है। फिर एक और बुरी चीज़ इस गाड़ी की ये है कि इसका इंजन है तो टर्बो वाला, लेकिन इसका इंजन 3 सिलेंडर है। 3 सिलेंडर इंजन की जो
पावर डिलीवरी होती है वो उतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं होती जितनी 4 सिलेंडर की आपको मिलती है। वो ज़रा ज़्यादा स्मूथ तरीके से पावर आपको प्रोवाइड करता है, जबकि ये थोड़ा सा लैगी आपको फील होता है। फिर एक और चीज़ भी इसमें ये होती है कि गाड़ी आइडलिंग पर वाइब्रेशन कर सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस गाड़ी में आपको वाइब्रेशन देखने को मिलेंगी, क्योंकि ब्रांड न्यू इंजन आपको इस गाड़ी में मिलेगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला इंजन आपको इसमें मिलता है। अब वो पुराना इंजन तो है नहीं कि आपको 3 सिलेंडर वाले इंजन में वाइब्रेशन देखने को मिले, तो वाइब्रेशन वाला इतना कोई बड़ा डील ब्रेकर वाला मसला नहीं है। तो यस, ये है कुछ इस गाड़ी की अच्छी चीज़ें और कुछ बुरी चीज़ें। अब किस बंदे को ये गाड़ी लेनी चाहिए? अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जो कि सेडान्स चला चला कर और हैचबैक्स चला चला कर थक गए हैं और आप गाड़ी अपग्रेड करना चाहते हैं, लेकिन अपग्रेड के साथ साथ आप पॉकेट को भी देख रहे हैं कि ऐसी गाड़ी ली जाए जो कि आपकी डेली ड्राइविंग के दौरान फ्यूल के मामले में आपके पॉकेट पे बहुत ज़्यादा भारी ना पड़े, साथ ही साथ आपने शहर में भी गाड़ी चलानी होती है, लॉन्ग पर भी गाड़ी को ले जाना होता है और चाहिए भी आपको एक एसयूवी, तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। क्योंकि अगर बाकी एसयूवीज़ को हम देखें तो वो आती तो इसी प्राइस ब्रैकेट में है, लेकिन वो फ्यूल के मामले में उतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है जितनी कि ये है। फिर उनके पार्ट्स भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनको अपने डीलर से मेंटेन कराना है, तो वहाँ पर तो पार्ट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलेंगे, जबकि इस गाड़ी के पार्ट्स आपको यूज्ड कार मार्केट से आराम से मिल सकते हैं। फिर आज की जो दूसरी एसयूवी हमारे इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर आती है वो होंडा का प्रोडक्ट है और जापानीज गाड़ी है, और गाड़ी भी हाइब्रिड है और गाड़ी है होंडा वेजल। अब ये गाड़ी आपको अगर मॉडल की बात करें तो 2016, 2015, 2016 वाला मॉडल आपको मिलेगा। 17 मुझे नहीं लगता इस प्राइस में आपको मिलेगी, 17 थोड़ी सी ज़्यादा 65 प्लस की प्राइस में आ जाती है, लेकिन 15-16 वाली गाड़ी आपको इस प्राइस ब्रैकेट में आराम से मिल जाएगी। अच्छी चीज़ों की बात करते चलें तो गाड़ी आपको सबसे पहली बात तो ये कि बेहतरीन फ्यूल एवरेज ऑफर करेगी। 16-17 की फ्यूल एवरेज ये आपको शहर में आराम से दे सकती है, मतलब बड़े साइज़ की सेडान, यानी कि रेस से ये बड़े साइज़ की गाड़ी, और एवरेज इसकी 660 सीसी इंजन वाली गाड़ियों वाली आपको मिलेगी, क्योंकि यस ये गाड़ी हाइब्रिड है। तो यस, आप इसकी एवरेज बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। फिर दूसरी बात ये कि गाड़ी अच्छी पिक और अच्छी पावर के साथ आती है, क्योंकि इसमें आपको 1.5 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ साथ हाइब्रिड ड्राइव भी कंबाइन होकर मिलती है। तो गाड़ी में टॉर्क बहुत है, जो कि आपको ड्राइव करते हुए मज़ा भी आएगा। और क्योंकि ये गाड़ी अब आपको जो मॉडल मैं बता रहा हूँ वो मिलेगा भी आपको सीवीटी ट्रांसमिशन वाला, क्योंकि 2015 से पहले डीसीटी ट्रांसमिशन आती थी जिसमें इस गाड़ी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते थे, लेकिन 15 के बाद इस गाड़ी में सीवीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दे दी गई थी, जिसमें आपको ट्रांसमिशन का भी वो फॉल्ट देखने का नहीं मिलेगा। फिर एक और अच्छी चीज़ इस गाड़ी की ये है कि गाड़ी आपको जापानीज गाड़ियों वाले तमाम फीचर्स ऑफर करेगी, जिसमें ऑटो ब्रेकिंग है, एडॉप्टिव क्रूज है, फिर उसमें आपको लेन कीप असिस्ट है, हीटेड सीट्स हैं, डिजिटल क्लाइमेट है, पैडल शिफ्टर्स हैं, एडजस्टेबल हेडलाइट्स हैं, ऑटो हेडलाइट्स हैं, ऑटो लेवलिंग वाला फीचर, मतलब हर वो फीचर आपको ये गाड़ी ऑफर करेगी जो कि किसी भी जापानीज प्रोडक्ट के अंदर आपको दिया जाता है। और एक और अच्छी चीज़ इस गाड़ी की ये भी है कि क्योंकि ये गाड़ी जापानीज प्रोडक्ट है तो इसके पार्ट्स आपको यूज्ड कार मार्केट से आराम से मिल सकते हैं और उतने ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होंगे। बुरी चीज़ों की बात करते चलें तो इस गाड़ी की, क्योंकि आपको काफ़ी पुराना मॉडल मिलेगा, तो बुरी चीज़ों में सबसे पहली तो ये है कि गाड़ी की हाइब्रिड बैटरी में प्रॉब्लम आ सकती है जल्दी, या उसके एबीएस में प्रॉब्लम आ सकती है। फिर इसके साथ साथ अगर आप 2015 से पहले का मॉडल लेते हैं तो उसकी ट्रांसमिशन क्योंकि डीसीटी होगी, और होंडा वेजल 2015 से पहले वाले मॉडल्स नॉन है ट्रांसमिशन उड़ जाने की वजह से, तो इसकी ट्रांसमिशन होती भी ठीक ठाक एक्सपेंसिव है और वो रिपेयर नहीं होती, वो पूरी आपको रिप्लेस ही करानी पड़ती है। तो अगर आप पुराना मॉडल लेते हैं तो फिर आपको ट्रांसमिशन का मसला भी कंसिडर करना पड़ सकता है फ्यूचर में। तो कोशिश करेंगे 2015 से ऊपर का ही मॉडल लें। अब हम बात करते हैं कि किस बंदे को ये गाड़ी ख़रीदनी चाहिए। तो अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसको चाहिए भी एसयूवी, आप सेडान से अपग्रेड करना चाह रहे हैं, एसयूवी पर आना चाह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको फ्यूल एवरेज का भी कंसर्न है और आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जो शहर में आपको बेहतरीन फ्यूल एवरेज भी दे, लॉन्ग पर एसयूवी वाली ड्राइव भी आपको दे, शहर में भी दे, और गाड़ी भी बड़े साइज़ की हो, फीचर्स भी उसके अंदर बेहतरीन शानदार हों, भर भर के हों, तो होंडा वेजल आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। रीसेल वैल्यू की अगर बात करें तो इसकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है, मतलब मार्केट में ये गाड़ी आराम से बिक जाती है, और साथ ही साथ रिलायबल किस्म की गाड़ी है और कंफर्टेबल किस्म की है, लेकिन थोड़ी सी सस्पेंशन इसकी हार्ड आपको देखने को मिल सकती है अगर हम इसको सेडान्स के साथ कंपेयर करें तो। यस, अगर ये सारी ज़रूरियात आपकी हैं तो होंडा वेजल आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है क्रॉसओवर एसयूवीज़ के अंदर। अच्छा जी, आज के इस सेगमेंट की जो तीसरी और लास्ट एसयूवी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये बेसिकली चाइनीज़ प्रोडक्ट है और कोई लोग इसको ब्रिटिश भी कहते हैं, लेकिन बेसिकली ये ब्रांड तो ब्रिटिश है और गाड़ी है MG HS। सो MG HS आपको मतलब मेरे ख्याल से 55 लाख रुपए से ऊपर ऊपर मिलेगी, 5.5 से 6 मिलियन के बजट में मिलेगी, और 2020, 2021 CBU CKD दोनों ही मिल सकती हैं। तो मॉडल की बात करें तो ये आपको
टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट मिलेगा, ट्रॉफी एडिशन इस प्राइस ब्रैकेट में आपको मिल सकता है। अच्छी चीज़ें इस गाड़ी की क्या हैं? सबसे पहली अच्छी चीज़ तो ये है कि गाड़ी बहुत मॉडर्न लुक्स के साथ आती है, बेहद खूबसूरत है। ना सिर्फ एक्सटीरियर से बल्कि इस गाड़ी का इंटीरियर भी अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से अपनी कैटेगरी के अंदर आने वाली बाकी तमाम गाड़ियों में से इस गाड़ी का इंटीरियर सबसे ज़्यादा खूबसूरत है और बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अमेजिंग किस्म की है। फिर दूसरी अच्छी चीज़ इस गाड़ी की ये है कि ये गाड़ी आपको अपने सेगमेंट पे आने वाली बाकी तमाम क्रॉसओवर एसयूवी से ज़्यादा फीचर्स ऑफर करती है। जैसा कि इसमें आपको रेडार मिलता है, एडॉप्टिव क्रूज, ऑटो ब्रेकिंग, पैडल शिफ्टर्स, स्पोर्ट मोड के लिए वो आपको एक हॉट बटन मिलता है। फिर इसके साथ साथ पैनोरामिक सनरूफ गाड़ी आपको ऑफर करती है। लेदर इलेक्ट्रिक सीट्स इसमें आपको मिलती हैं। मतलब यू नेम इट, जो फीचर आप बोलेंगे MGHS के अंदर आपको वो पहले से प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएगा। फिर इसके साथ साथ एक अच्छी चीज़ ये भी है कि गाड़ी आपको काफ़ी ऊपर का मॉडल मिलेगा। अगर हम इसको लेट्स से वेजल के साथ कंपेयर करें तो वेजल आपको 15, 16, 17 का मॉडल मिल सकता है, जबकि ये आपको 20, 21 का मॉडल मिलेगा। गाड़ी भी बिल्कुल फ्रेश होगी, प्रोडक्ट भी बिल्कुल फ्रेश है और कम यूज्ड व्हीकल आपको ये वाली मिलेगी। और अगर रीसेल वैल्यू की बात करें तो रीसेल वैल्यू इस गाड़ी की अच्छी और डिसेंट किस्म की है। आराम से अगर आप इस गाड़ी को बाद में सेल भी करना चाहते हैं तो ये बिक जाती है। फिर अगर हम बात करते चलें बुरी चीज़ों की, तो इस गाड़ी की सबसे पहली बुरी चीज़ तो ये है कि ये गाड़ी जो इससे पहले मैंने दो एसयूवीज़ का जिक्र किया है उनसे फ्यूल एवरेज कम देगी आपको, मतलब उतनी अच्छी फ्यूल एवरेज नहीं देगी। तो शहर की अगर बात करें तो ये गाड़ी आपको 8 से 9 की एवरेज देने की सलाहियत रखती है, जबकि लॉन्ग पर ये आपको 10 से 11 की एवरेज देने की सलाहियत रखती है। डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस के ऊपर और बिहेवियर के ऊपर। फिर साथ ही साथ इस गाड़ी की एक बुरी चीज़ ये भी है कि इस गाड़ी को आप उतना ज़्यादा मार खाने वाली एसयूवी नहीं समझ सकते जैसे कि इससे पहले वाले प्रोडक्ट हमने डिस्कस किए हैं, क्योंकि जापानीज़ गाड़ियों को आमतौर पर यही कंसिडर किया जाता है कि वो कच्चे पक्के में, हर अच्छे बुरे हालात में हर तरह से काम करती हैं और ज़्यादा लंबे अरसे तक मार खाती हैं। जबकि ये वाला प्रोडक्ट मुझे नहीं लगता कि आपका उतने लंबे अरसे के लिए या उतने रफ एंड टफ सिचुएशंस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ी सी फ्रेजाइल किस्म की गाड़ी है, गुड लुकिंग गाड़ी है। अगर आपने इसको प्रॉपर बेल्ट पेव्ड रोड्स के ऊपर चलाना है तो उसके लिए ये परफेक्ट ऑप्शन है। फिर साथ ही साथ ये आपको बेहतरीन किस्म के फीचर्स ऑफर करती है, तो वो सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं कि किस बंदे को ये गाड़ी खरीदनी चाहिए। तो अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जो एसयूवी पर शिफ्ट करने का सोच रहे हैं, साथ ही साथ आपको बेहद गुड लुकिंग मॉडर्न व्हीकल चाहिए, मॉडर्न ज़माने के लिहाज से सारे फीचर्स उसके अंदर होने चाहिए, मॉडल भी आपको नया चाहिए और साथ ही साथ आपको लो माइलेज व्हीकल चाहिए, लेकिन फ्यूल एवरेज का आपके लिए कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, तो MGHS आप कंसिडर कर सकते हैं। एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का क्या सीन होगा और बाकी पार्ट्स भी इसके बड़े एक्सपेंसिव होंगे। तो MGHS जो है इसके पार्ट्स अब आपको बाकी जापानी गाड़ियों की तरह से यूज्ड कार मार्केट से भी मिल सकते हैं और इस तरह की कटी हुई पूरी पूरी गाड़ियां भी आपको मिल सकती हैं। तो पार्ट्स का अब मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत बड़ा मसला होगा और पार्ट्स की प्राइसेस भी इसकी उतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होंगी। जैसा कि आप पहले ब्रांड से पार्ट्स खरीदते थे तो आपको वो तो जाहिर है ठीक ठाक एक्सपेंसिव प्राइस में मिलते थे, तो अब क्योंकि इसके यूज्ड कार मार्केट्स में भी पार्ट्स का ऑप्शन अवेलेबल है तो आपके लिए पार्ट्स का भी इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यस, अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जो मॉडर्न गाड़ी खरीदना चाहता है, एसयूवी खरीदना चाहता है, बहुत ज़्यादा फीचर्स वाली और नए मॉडल की एसयूवी खरीदना चाहता है, तो MGHS आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। सो गाइस, नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आते हैं और जो कि है हैचबैक्स का सेगमेंट। यस, इस बजट में आपको हैचबैक्स भी मिल सकती हैं और सबसे पहली गाड़ी जो है वो कोरियन ब्रांड की है और गाड़ी है किया स्टॉनिक। इस बजट में मैंने इस गाड़ी को इसलिए रखा है क्योंकि ये गाड़ी वैसे ब्रांड प्रोनाउंस करता है कि ये एक क्रॉसओवर एसयूवी है, लेकिन मेरे ख्याल से ये गाड़ी हैचबैक की कैटेगरी में आती है, क्योंकि अगर आप इस गाड़ी को किसी भी एसयूवी के साथ कंपेयर करें तो ये कहीं से भी एसयूवी आपको नहीं लगती। सिर्फ एक फीचर, बल्कि दो फीचर्स इस गाड़ी में एसयूवीज वाले हैं। एक तो रूफ रेल्स, वो एसयूवीज वाला फीचर है, और एक व्हील वेल्स के ऊपर क्लाइडिंग। बस ये दो फीचर्स इसमें एसयूवीज वाले हैं, बाकी गाड़ी कहीं से भी आपको एसयूवी नहीं लगती। तो मैं इसको इसलिए हैचबैक की कैटेगरी में रख रहा हूँ। अच्छी चीज़ों की बात करें तो गाड़ी बेहद मॉडर्न है, बेहद गुड लुकिंग है। फ्रंट से इस गाड़ी की जो फेस है उसको देखकर आपको लगता है कि यार ये गाड़ी 2025 की या 2024 की नहीं है, ये 2030 से आई हुई कोई बड़ी ही मॉडर्न किस्म की गाड़ी है। तो यस, लुक्स के मामले में इस गाड़ी को 10 आउट ऑफ 10 नंबर मिलेंगे। फिर दूसरी अच्छी चीज़ इस गाड़ी की ये है कि गाड़ी के अंदर फीचर्स भी बाकी अपने कंपेटिटर्स से बहुत ज़्यादा ऑफर होते हैं। जैसा कि इसमें आपको सनरूफ मिलता है, इसमें आपको लेदर सीट्स मिलती हैं, इसमें आपको ट्रिपट्रॉनिक ट्रांसमिशन मिलती है, इसका स्टीयरिंग भी लेदर स्टिच्ड होता है। गाड़ी के अंदर आपको इंटीरियर बड़े मॉडर्न किस्म के देखने को मिलते हैं, इसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो हर वो फीचर इस गाड़ी में आपको देखने को मिलता है जो किसी भी प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर। बुरी चीज़ों की बात करते चलें तो एक अच्छी चीज़ और भी है, वो ये कि इस गाड़ी का इंजन बहुत पावरफुल है। मतलब इंजन इसका 1.4 लीटर का आपको मिलता है, तो सिटी ड्राइविंग के अंदर
लॉन्ग ड्राइविंग के अंदर आपको कहीं पर भी ये गाड़ी तंग नहीं करेगी। बुरी चीज़ों की बात करते चलें तो मेरे ख्याल से प्राइस इसकी थोड़ी सी हायर साइड पर है। इस गाड़ी को 4 से 5 मिलियन के बजट में होना चाहिए था, 5 से 6 मिलियन के बजट के बजाय। सो यस, एक बुरी चीज़ तो इसकी ये है। फिर दूसरी बुरी चीज़ ये है कि गाड़ी की जो रियर पैसेंजर्स की लेग स्पेस है वो उतनी कोई डिसेंट नहीं है जितनी कि इसके बाकी कंपेटिटर्स में आपको मिलती है, तो ये चीज़ भी आप कंसिडर करिएगा। तो अगर आप 2 बंदों के लिए गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं या 3 बंदों की एक स्मॉल सी फैमिली है तो फिर आपके लिए ये एक सूटेबल व्हीकल होगी। अच्छा, फिर एक और बुरी चीज़ इस गाड़ी की ये भी है कि गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज है वो कोई उतनी डिसेंट आपको नहीं मिलती। तो ये आपको शहर के अंदर 10 से 11 की देगी एवरेज, लॉन्ग पर ये आपको 12 से 13 की एवरेज देगी। हालांकि इस गाड़ी का साइज़ अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से, क्योंकि ऑब्वियसली मॉडर्न व्हीकल है, तो ये गाड़ी आपको 15 से 16 की एवरेज आराम से देनी चाहिए थी इसको, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा सीन नहीं है। तो फ्यूल एवरेज के मामले में भी ये गाड़ी थोड़ा सा आपको तंग कर सकती है। किस बंदे को ये गाड़ी खरीदनी चाहिए? अगर आपको खरीदनी हैचबैक की है और आपको ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि आपके गैराज में फिट आ जाए, तंग स्पेस है, और लेकिन आपको फीचर्स सारे ऐसे चाहिए जो कि आपको चलाकर मज़ा आए, सनरूफ आपको चाहिए, लेदर सीट्स आपको चाहिए, गाड़ी गुड लुकिंग होनी चाहिए, इंटीरियर मॉडर्न होने चाहिए, तो फिर किया स्टॉनिक आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ ये याद रखें कि इस गाड़ी में एक बुरी चीज़ और भी है, वो ये कि इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितने कि बाकी कंपेटिटर प्रोडक्ट्स की है। तो अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसको गुड लुकिंग कार चाहिए, स्मॉल साइज़ की गाड़ी चाहिए, फीचर्स उसमें पूरे आपको चाहिए, लेकिन आपके लिए फ्यूल एवरेज को इतना बड़ा मसला नहीं है, रीसेल वैल्यू को इतना बड़ा मसला नहीं है, तो किया स्टॉनिक आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। फिर आज की वीडियो की अगर नेक्स्ट गाड़ी की बात करें तो वो है सुजुकी स्विफ्ट। सुजुकी स्विफ्ट की बिल्कुल नई वाली जनरेशन। अगर इस गाड़ी की अच्छी चीज़ों की बात करें तो गाड़ी बहुत गुड लुकिंग है। मतलब अगर आप इसको फ्रंट से देख लें, रियर साइड से देख लें, गाड़ी प्रॉपर मॉडर्न, जैसे आप कह लें कि यूरोपियन हैचबैक्स वाली लुक है इस गाड़ी की, और खूबसूरत लगती है गाड़ी। फिर दूसरी बात यह कि गाड़ी के रिम्स का साइज़ भी इस गाड़ी की ओवरऑल गाड़ी के लिहाज से काफ़ी बड़ा है। 17 इंचेस के रिम्स इसमें आपको मिलते हैं जो कि गाड़ी की लुक को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं। रोड ग्रिप काफ़ी डिसेंट है। इंजन इस गाड़ी में बेहद पावरफुल आपको मिलता है, 1200 सीसी का। अच्छी बात यह कि गाड़ी फ्यूल एवरेज बेहद डिसेंट किस्म की ऑफर करती है। पुरानी अगर हम स्विफ्ट के साथ इसको कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से फ्यूल एवरेज के मामले में ये गाड़ी उससे फार सुपीरियर है। फिर दूसरी बात यह कि गाड़ी हाईवे पर और शहर के अंदर आपको आराम से मतलब 15 से 17 की एवरेज देने की सलाहियत रखती है। और यस, गाड़ी के अंदर एयर बैग्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। फिर गाड़ी में डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल भी आपको मिल जाता है, सीवीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी है। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल मिलाकर एक कंप्लीट पैकेज बनता है। बुरी चीज़ों की बात करते चलें तो मेरे ख्याल से इस गाड़ी की प्राइस थोड़ी सी हायर साइड पर है। इस गाड़ी को भी स्टॉनिक की तरह से 4 से 5 मिलियन के बजट के अंदर होना चाहिए था, मतलब 5 मिलियन से नीचे नीचे के बजट में होना चाहिए था, लेकिन इसका बजट थोड़ा सा हाई है। और एक बुरी चीज़ इस गाड़ी की ये भी है कि गाड़ी की रीसेल वैल्यू उतनी अच्छी नहीं है। तो अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसने कुछ अर्सा गाड़ी यूज़ करके फ़ौरन बेचनी होती है तो फिर ये गाड़ी आपके लिए नहीं है। एक बुरी चीज़ इस गाड़ी की ये भी है कि गाड़ी के अंदर आपको फैब्रिक सीट्स मिलती हैं। अब बात कर लेते हैं कि किस बंदे को ये गाड़ी खरीदनी चाहिए। तो अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जो कि सुजुकी का एक बहुत बड़ा फ़ैन है और आपको फ्यूल एवरेज भी अच्छी चाहिए, आपने गाड़ी भी छोटी हैचबैक से बड़ी गाड़ी पे अपग्रेड करना है, लेकिन आपके पास गैराज में बड़ी गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, तो हैचबैक आपने लेनी है, और साथ साथ गुड लुकिंग कार आपको चाहिए, फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी आपको चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए जो शहर के अंदर भी आपको तंग ना करे, और हाईवेज़ के ऊपर भी उसमें अच्छा इंजन होना चाहिए जो कि अंडर पावर भी बिल्कुल फील ना हो, और साथ ही साथ गाड़ी की एवरेज बहुत अच्छी हो, फीचर्स बहुत ज़्यादा हों, तो सुजुकी स्विफ्ट आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। अच्छा जी, आज की वीडियो की जो नेक्स्ट हैचबैक हमारे पास आती है, ये है भी हाइब्रिड, है भी जैपनीज़, गाड़ी भी टोयोटा की है, बेहद रिलायबल है। तो आज की वीडियो में हम चलें जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो गाड़ी है टोयोटा एक्वा, और अगर मॉडल की बात करते चलें तो ये आपको मिल सकता है 2017, 18, 19, इन तीनों में से कोई भी मॉडल इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर आपको मिल सकता है। फिर इसमें एक GR स्पोर्ट्स भी वेरियंट आता है, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन वो गाड़ी बेहद खूबसूरत होती है और मॉडर्न फ्रिल्स के साथ आती है, एक स्पोर्टियर लुक के साथ आती है। तो अगर आप वो भी ले, तो अगर आप इसमें GR स्पोर्ट्स ले लेते हैं तो वो तो क्या ही बात है। एक्वा की अगर सबसे अच्छी चीज़ की बात करें तो इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज सबसे बेहतरीन है, क्योंकि ये है तो हैचबैक, लेकिन इसको हम यारिस के साथ कंपेयर कर सकते हैं, सिटी के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ऑल्सविन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ये उतने बॉडी साइज वाली गाड़ी है। फिर फ्यूल एवरेज की बात करें तो ये गाड़ी आपको आराम से 17 से 18 की फ्यूल एवरेज शहर में देने की सलाहियत रखती है, 19-20 भी हो सकते हैं। लॉन्ग पर ये आपको 14-15 की एवरेज आराम सुकून से दे सकती है। गाड़ी की एक और अच्छी चीज़ भी ये है कि गाड़ी की ड्राइव बेहद कंफर्टेबल है, सस्पेंशन इसकी बहुत मज़े की है, सीट्स इसकी बेहद खुली, बेहद कंफर्टेबल, और कैबिन इसका बहुत खुला है।
इसके साथ साथ गाड़ी के पार्ट्स इजीली आपको मिल सकते हैं। रिलायबिलिटी वाला फैक्टर गाड़ी का बहुत अच्छा है। फिर ये कि पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी आसान है और पार्ट्स उतने ज़्यादा एक्सपेंसिव भी इसके नहीं हैं और गाड़ी को मेंटेन करना, लंबे अरसे तक चलाना आपके लिए बिल्कुल भी कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। बुरी चीज़ों की बात करते चलें तो इस गाड़ी की सबसे बड़ी बुरी चीज़ ये है कि गाड़ी लो ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है और अगर आप 5 बंदों के लिए ये गाड़ी कंसिडर कर रहे हैं और आपके घर के इर्द गिर्द आसपास बम्पी रोड्स हैं, टूटे फूटे रोड्स हैं, तो फिर मुमकिन है कि ये गाड़ी नीचे से टकरा सकती है और बार बार आपके दिल के ऊपर स्क्रैचेस डाल सकती है। तो यस, ये इस गाड़ी में प्रॉब्लम है, लेकिन ये सॉल्वेबल प्रॉब्लम है। गाड़ी के अंदर स्पेसेस रख के या टायर का प्रोफाइल साइज बड़ा करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम इसमें और भी हो सकती है, वो ये कि अगर आप पुराना मॉडल लेते हैं, जैसा कि GR स्पोर्ट्स वाला वेरिएंट लेते हैं, तो वो 1-1.5 साल पुराना, आपको 1-2 साल पुराना मिलेगा। लेकिन उस गाड़ी में आपको हाइब्रिड बैटरी का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है या ABS का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो कोशिश करें कि एक्वा अगर आप खरीद ही रहे हैं तो उसमें आप नया मॉडल खरीदें या फ्रेश वाली गाड़ी खरीदें, ताकि लंबे अरसे तक आपको गाड़ी कम से कम मसाइल के साथ बस लंबे अरसे तक आप उसको चला सकें। फिर अगर हम बात करें कि किस बंदे को ये गाड़ी खरीदनी चाहिए, तो अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसने छोटी हैचबैक से एक बड़ी सेडान पर मूव करना है, लेकिन गाड़ी आपको एक ऐसी चाहिए जो कि फ्यूल एवरेज भी बेहतरीन ऑफर करती हो, फिर साथ ही साथ रिलायबल हो, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का कोई भी मसला ना हो, शहर के लिए अच्छी फ्यूल एवरेज भी दे और साथ ही साथ लॉन्ग पर जब आप उसको लेकर जाएं तो वो आपको अंडर पावर भी फील ना हो, क्योंकि एक्वा के अंदर आपको 1500 सीसी का बेहद ज़बरदस्त किस्म का इंजन मिलता है। तो और रिलायबिलिटी वाला फैक्टर भी अगर आपको चाहिए और आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसको आप जब बेचने के लिए निकलें तो उसकी रीसेल वैल्यू भी बहुत अच्छी हो, तो अगर ये सारी आपकी नीड्स हैं तो टोयोटा एक्वा आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगी। चलें जी, ये सारी गाड़ियां तो मुकम्मल हो गई। हमने सिडान्स भी डिस्कस कर ली, क्रॉसओवर्स भी डिस्कस कर ली, हैचबैक भी डिस्कस कर ली। ये सारी 9 गाड़ियां हो गई। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट में मैं आपको एक बड़ी अंडररेटेड गाड़ी बताऊंगा। तो इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर 5 से 6 मिलियन के बजट के अंदर एक ऐसी सिडान आपको मिल सकती है जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त गाड़ी है और गाड़ी है Hyundai Elantra। ये पाकिस्तान के अंदर आने वाली ऐसी गाड़ी है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब इसको शोहरत नहीं मिली, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप वैल्यू टू मनी देखें तो ये गाड़ी एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो ये कि गाड़ी के अंदर आपको 2000 सीसी का इंजन मिलता है और अपनी कैटेगरी के अंदर आने वाली ये पहली ऐसी गाड़ी है जिसमें आपको ये वाला इंजन इस डिस्प्लेसमेंट के साथ मिलता है। नॉर्मली 1800 सीसी तक मैक्सिमम इंजन आपको मिलता है। तो उस मामले में ये गाड़ी हाईवे पर आपको अमेजिंग किस्म का राइडिंग एक्सपीरियंस ऑफर करेगी। फिर गाड़ी बेहद कंफर्टेबल है, गाड़ी के अंदर आपको मल्टी लिंक सस्पेंशन मिल जाती है जिसकी वजह से रोड ग्रिप गाड़ी की बहुत अच्छी है। और सबसे अच्छी बात यह कि इसमें आपको ड्राइवर वाली सीट इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ मिलती है, जो दूसरे इसके कंपेटिटर्स सेडान्स हैं, जो कोरोला और सिविक है, उन दोनों में आपको नहीं मिलती। तो इसमें आपको वो चीज़ भी इलेक्ट्रिक मिल जाती है। फिर गाड़ी वेरी गुड लुकिंग व्हीकल है, रिलायबल किस्म की गाड़ी है और सबसे अच्छी बात यह कि लॉन्ग पर यह गाड़ी आपको आराम से 14 से 15 की फ्यूल एवरेज भी दे सकती है, क्योंकि जितना बड़ा इंजन होता है हाईवे पर उसको उतना कम रेव करने की ज़रूरत होती है। तो अगर आप एक स्टेबल स्पीड पर इस गाड़ी को चलाते हैं 100 या 120 की, तो ये गाड़ी आपको 15 से 16 की एवरेज आराम से देने की सलाहियत रखती है। बुरी चीज़ों की बात करें तो सबसे पहली बुरी चीज़ तो इस गाड़ी की ये है कि गाड़ी की रीसेल वैल्यू उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितनी कि सिविक की है या कोरोला की है। तो यस, अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसने फ़ौरन गाड़ी बेचनी होती है तो फिर इलांट्रा आप कंसिडर ना करें। इसके साथ साथ एक बुरी चीज़ ये भी इस गाड़ी की हो सकती है कि गाड़ी के पार्ट्स थोड़े से एक्सपेंसिव मिलेंगे, क्योंकि नॉर्मली इस गाड़ी के पार्ट्स आपने Hyundai से खरीदने हैं, वहीं से आपने इस गाड़ी को मेंटेन कराना है, तो उस केस में आपको ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ सकती है। किस बंदे को ये गाड़ी खरीदनी चाहिए? अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिसने छोटी गाड़ी से बड़ी सेडान पर मूव करना है, आपको बेहद रिलायबल किस्म की गाड़ी चाहिए, फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी चाहिए, साथ ही साथ आपका सफ़र हाईवे पर ज़्यादा होता है और आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसके अंदर ड्राइवर सीट भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हो, गाड़ी गुड लुकिंग हो, लेकिन आपको रीसेल वैल्यू का कोई इतना बड़ा मसला ना हो, तो फिर Hyundai Elantra आपके लिए एक बेहतरीन वैल्यू टू मनी ऑप्शन है। सो जनाब, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके पास अगर 5 से 6 मिलियन का बजट हो तो ये जो पूरी लिस्ट आपको मैंने बताई है, इनमें से आप लोग कौन सी गाड़ी खरीदना पसंद करेंगे। अगर मैं इनमें से प्रेफर करूं तो ज़ाहिर है हर बंदे की अपनी नीड होती है, लेकिन मैं MG HS खरीदना पसंद करूंगा, क्योंकि मेरी नज़र में वो गाड़ी इस पूरे बजट में, अगर मैंने SUV खरीदनी होगी तो मेरी नज़र में वो गाड़ी सबसे बेस्ट वैल्यू टू मनी है। MG HS मॉडल भी नया है, मॉडर्न गाड़ी है, फीचर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो यस, आपकी क्या चॉइस होगी, आपकी क्या कंसिडरेशन होगी, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलें। अगर आपके फ्रेंड्स फैमिली में कोई भी बंदा इस बजट के अंदर गाड़ी खरीदने का सोच रहा है तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।